नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे। कमलेंद्र, सेट गर्ल, समीक्षा, गीता, उत्तम, रिहान, अनुम, शिवानी, गुनगुन, शाइना, प्रकरण, प्रांजल, संजीव, मोटिवेशन, रिया, आर्या, DKS, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप बेहतर होंगे, अच्छे से आपका रिवीजन चल रहा होगा और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। अगर सब कुछ ओके है तो फिर मैं आज आपकी क्लास को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि क्या आप सभी को रिस्पॉन्स देना है थम्स अप के थ्रू। थम्स अप आपको करना है जल्दी से, अगर सब कुछ अच्छे से आपको समझ आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपनी क्लास को बेटा। और जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में और बोला था कि वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ रेलवे NTPC 2025 के लिए आपकी बुलेट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर बेटा आपकी साइंस की क्लास होती है बायोलॉजी में सुबह 11 बजे, मैथ्स की क्लास राहुल तेवतिया सर के द्वारा 1 बजे, रीजनिंग की क्लास संदीप सर के द्वारा 4 बजे, केमिस्ट्री की क्लास आपकी जो है 6 बजे आपकी होगी, वो करवाएंगे आपको राहुल सर। और आपका GK GS चल रहा है इस टाइम पे 7 बजे और करंट अफेयर्स 8:30 बजे बेटा जी आदर्श सर के द्वारा। और आपके फिजिक्स की क्लास होगी 9:45 पर। ठीक है, 9:45 पर आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। तो ये आपकी बुलेट सीरीज का पूरा टाइम टेबल है। RRB NTPC के लिए मिनी मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें मैथ्स का आपका मिनी मॉक होगा वेडनेसडे और सैटरडे। उसके बाद में रीजनिंग थर्सडे और मंडे और GS फ्राइडे और ट्यूसडे, और ये इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे आपको यहाँ पे कैसे दे सकते हो वो प्रोसेस पूरा बताया गया है। तो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको RRB NTPC मिनी मॉक वाले फोल्डर पे जाना है और आप अपने जो है मॉक टेस्ट यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, आगे आ सकते हैं प्यारे बच्चे। और अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं आज का आपका लगा देती हूँ। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे आप लोग बताएंगे। ठीक है, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। स्क्रीन छोटी दिख रही है, मतलब B और D यहाँ पर आंसर आ रहा है कि मैम B हो जाएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं D हो जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका D। आप कहोगे मैम बियना, B वाले बच्चों ने गलत बोला है, जिनेवा में नहीं होगा, बियना के अंदर होगा बेटा। और आपको मैं बता दूं कि ये आपका जो बियना फ्रांस के अंदर है, ये आप ध्यान रखेंगे कि इसकी मतलब बोला है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में हुई थी। तो कहां पर हुई थी? तो आप कहेंगे बियना में हुई थी। लेकिन अगर वहीं हमसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेटा जी लियोन फ्रांस के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहां देखने के लिए मिलेगा? लियोन फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं इंटरपोल की, तो इसके बारे में कुछ अदर इंफॉर्मेशन बता देती हूं। इंटरपोल की जब आप बात करोगे तो प्यारे बच्चे 194 सदस्य देशों के साथ, लिखिएगा 194 सदस्य देश हैं इसके अंदर, 194 सदस्य देशों के साथ। ये क्या है? इंटरनेशनल लेवल का। ठीक है, यानी कितने सदस्य हैं इसमें? 194 मैम इसके अंदर सदस्य हैं। और ये इतने सदस्यों के साथ आप कह सकते हो सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है, सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। कितने देशों के साथ? तो मैम 194 सदस्य देशों के साथ।
ठीक है बेटा, आगे सुनिएगा। अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं तो आपका ये जो आपका 1956 से इसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। 1956 से इसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखेगा कि इसका नाम इंटरपोल कब से पड़ा, तो 1956 से इसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूं तो इसकी स्थापना का विचार कब आया? इसकी स्थापना का विचार आया था बेटा जी 1914 में। विचार कब आ गया था? 1914 में इसकी स्थापना का विचार आया था। और ये कहां पर आया था? तो आप कहोगे मोनाको में। कहां पर कहोगे? कि मैं मोनाको में, जब एक यहां पर बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर पहली बार ये विचार आया कि इस तरह की एक संस्था की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चे। अगर मैं आगे बात करती हूं आपसे तो आगे आप क्या लिखेंगे कि भैया ये जो आपका इंटरपोल है इसका उद्देश्य क्या है? सॉरी, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका मोटो क्या है? ये किस लिए स्थापित की गई है, आपको ये जानना है। तो लिखिएगा, पहला है कि यहाँ पे इसका उद्देश्य है लोगों की सुरक्षा करना। कितने प्रकार? तो आप कहोगे इसका उद्देश्य है मैम लोगों की सुरक्षा करना। तो बेटा ये किस तरीके से सुरक्षा करता है? लोगों की सुरक्षा करना, ये इसका उद्देश्य है। लेकिन किस तरीके से? तो बेटा जी 3 प्रकार से ये सुरक्षा करता है। जैसे एक तो ये करता है काउंटर अपराध से लोगों की सुरक्षा, काउंटर अपराध से सुरक्षा करता है। दूसरा साइबर अपराध से सुरक्षा करता है। और बेटा तीसरा संगठित अपराध से आपकी सुरक्षा करता है। तो ये 3 प्रकार से लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये 3 तरह के क्राइम्स को ये यहाँ पर रोकने के लिए काम करता है। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन आ जाइए आपकी स्क्रीन पर। 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी? जल्दी से मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। विकास, जो भी बच्चा फालतू की बातें कर रहा है, विकास मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस बच्चे को टाइम आउट कर दें, क्योंकि इससे फिर वो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं जो क्लास के अंदर पढ़ने के लिए आए हैं। प्लीज आप कमेंट्स की तरफ ध्यान दें एक बार। ओके, आंसर आ रहा है यहाँ पर बी कि मैम BR अम्बेडकर जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा किया था। अब BR अम्बेडकर जी के बारे में सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। प्यारे बच्चे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दलितों को डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में संगठित किया था। मतलब हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था? ऑल इंडिया, ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल की बात करेंगे, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, क्लास एसोसिएशन। सबसे पहले तो बेटा आप मुझे ये बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप बताएंगे ध्यान से। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बेटा किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा, बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। और आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। कुछ बच्चे 1990, कुछ बच्चे 1930 जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। 8 अगस्त 1930 को बेटा, और कहाँ की गई थी? नागपुर में की गई थी। उसके बाद बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो बाबा साहब अंबेडकर ने क्या किया था? इनके साथ हुआ था गांधी जी और इनके बीच में, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में बेटा हुआ था पूना समझौता। जल्दी से बताओ कि यहाँ पर पूना समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? और बेटा ये पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में आपके जो दलित लोग हैं उनके लिए हुआ था, उनको रिजर्वेशन से देने के लिए। और बिल्कुल सही है कि मैम ये समझौता हुआ था 1932 में। ठीक है, और जब ये समझौता हुआ था तो गांधी जी कहाँ पर थे? तो बेटा ये पुणे की यरवदा जेल में थे, पुणे की यरवदा जेल में।
गांधी जी के साथ ये समझौता अंबेडकर जी का हुआ था। उसके बाद आप अच्छे से जानते हो कि आपके अंबेडकर जी कौन है। तो अंबेडकर जी को कहा जाता है मैम भारतीय संविधान का जनक। भारतीय संविधान के जनक थे ये, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही है। अंबेडकर जी ही बेटा कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसी बात पर बता दो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको बताना है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था और इसमें कुल सदस्य कितने थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि कुल सदस्य कितने थे, ये मैंने आपसे पूछा है। और यही बेटा अगर मैं बात करती हूं तो बिल्कुल सही है कि मैम 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यही बने थे आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बेटा यही हैं, प्रथम विधि मंत्री। इनके बारे में ध्यान रखेंगे। अंबेडकर साहब की जब हम बात करते हैं तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले आपके यही थे। और ये 3 गोलमेज सम्मेलन आपके हुए थे 1930, 1931 और बेटा जी 1932। और कहां पर हुए थे? तो इंग्लैंड में हुए थे, लंदन में हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा अगर मैं बात करती हूं कुल सदस्य कितने थे तो बेटा 7 थे, यानी 1 + 6, क्योंकि मैंने टोटल सदस्य पूछे हैं आपके 1 + 6, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू सुभाष। आगे आइए, अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुए थे और इनमें भाग लेने के लिए अंबेडकर जी तीनों सम्मेलन के अंदर गए थे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब अंबेडकर साहब जी की बात करती हूँ, सॉरी गलती से सुभाष चंद्र बोस जी निकल गया, B.R. अंबेडकर जी गए थे। और B.R. अंबेडकर जी की बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो इन्होंने क्या किया, आपके संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले यही व्यक्ति थे। इन्होंने जो दलित लोग हैं, जो इनके साथ गलत चीजें हुई वो किसी और के साथ ना हो उसके लिए प्रयास किया और इन्होंने कुछ चीजों को यहां पर रखा संविधान के अंदर, ताकि जो आपकी दलित क्लासेस, दलित वर्ग है, उसका शोषण ना हो सके। तो ये सब इन्होंने ही किया था अंबेडकर जी ने। आगे आ जाइए बेटा, अगला क्वेश्चन। और एक पॉइंट और रह गया जहां से क्वेश्चन आता है। इन्होंने बनाई थी बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ये और बता दो इसकी स्थापना कब हुई थी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बेटा सही सही बताना। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी और ये किसने की थी? अंबेडकर साहब ने ही की थी। सही आंसर बताने के लिए कहा है मैंने कि मुझे बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई थी, इसका सही आंसर बताना। 1923 होगा, 1923 लिख देना इसका आंसर। आगे आइए, अगला क्वेश्चन। अगला देखिएगा यहां पर, अगला देखिएगा यहां पर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से अंगीकृत किए गए हैं, मतलब एक्सेप्ट किए गए हैं? तो भैया मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से? मैम यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और बेटा अगर मैं बात करती हूं यूएसए के संविधान की तो यहां से बहुत कुछ लिया गया है, जैसे मैम इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग यहीं से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन यहीं से लिया गया है। उसके अलावा बेटा आपका अगर मैं बात करती हूं तो आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहीं से लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा PIL यानी कि जनहित याचिका यहीं से लिया गया है। बहुत सारी चीजें हैं। तो मैम क्या इसके लिए आपने हमारे लिए कुछ किया है? हाँ बेटा, इसके लिए मैंने आपके लिए किया है और काफी कुछ किया है कि मैंने पूरी की पूरी लिस्टिंग आपको कहां पर दे दी है इसके अंदर। जैसे मैं दिखा देती हूं, अमेरिका का ये रहा। अमेरिका से हमने मूल अधिकार, अमेरिका से उद्देशिका का विचार, महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, लोकहित जनहित याचिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने वाले
जो प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल और संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन, ये सब कहां से लिया गया है? सब मैम यूएसए से लिया गया है। बेटा सबसे छोटा संविधान अमेरिका का नहीं, मोनाको का है। मोनाको और अमेरिका में हमेशा डिस्प्यूट रहता है, तो मोनाको का ही माना जाता है कि मोनाको का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। और बेटा जी सबसे बड़ा, ठीक है श्रीकांत बेटा, मैं चेक कर लेती हूँ उसको एक बार। और अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो आप कहोगे कि मैम सबसे बड़ा संविधान जो है वो हमारे देश भारत का है, क्योंकि यहां पर आपका राज्य और केंद्र दोनों के लिए एक ही संविधान है। ठीक, तो मोनाको बेटा सबसे छोटा संविधान है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में लेके चलती हूं। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा में अभी चेक कर लेती हूं उसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन तब तक आप लोग मुझे बताओगे जल्दी से। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बच्चा कह रहा है मैम मलयालम, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम कोंकणी। तो बेटा आंसर यहां पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का देख लीजिए, यहां पे आप लोगों ने बोला है कि मैम मलयालम है, बिल्कुल सही है। अब ये जो आपका लक्षद्वीप, ठीक है, अब ये जो आपका लक्षद्वीप है बेटा ये कहां पर है? तो आप कहोगे कि मैम ये अरब सागर में है। अरब सागर में है। बताना इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीपों की संख्या बता दो बेटा कितनी है। इसके अलावा बता दो कि इसकी राजधानी कौन सी है। राजधानी आपकी कौन सी है जल्दी से। द्वीपों की संख्या है मैम 36, और ये कहां पर है? तो बेटा जी अरब सागर, अरेबियन सी है, अरेबियन सी में है मैम। और प्रबाल के द्वारा, प्रबाल मतलब मूंगा द्वीप, मूंगा के जो द्वीप है वो आपके यहीं पर मिलते हैं। और इसकी राजधानी क्या है? तो मैम कवरत्ती है, बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला है। और बेटा अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करती हूं तो आपका लक्षद्वीप क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा आपका यूटी है, ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। इसी बात पर बता दो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जल्दी से बताइएगा कौन सा है। बेटा एक मैंने गलत बोल दिया है, आप लोगों ने सही बोला था, पहले मैं करेक्शन करा देती हूं, नहीं तो फिर बार बार आता रहेगा कमेंट। बेटा जी इसको करिएगा 1924, मेरे से गलती हुई, मुझे गलत याद था। 1924 बहिष्कृत हितकारिणी सभा, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और पूरी डेट है 20 जुलाई 1924। ठीक है, चलो अगला आप मुझे बताओ, मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया था? मैंने पूछा था सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो बेटा सबसे बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, आपका लद्दाख। अब इसी बात पर मुझे बता दो कि आपके वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में बेटा जी कितने यूटी हैं और वर्तमान में कितने आपके राज्य हैं, ये भी बता दो। मैम इतना बेसिक क्वेश्चन बेटा, कई कई लोगों को देखो आ गया, कोई 7 कर रहा है, कोई 8 कर रहा है। 7 और 8 यहाँ पे कमेंट्स आने शुरू हो गए, तो जिसने भी 7 किया है वो याद रखना कि केंद्र शासित प्रदेश 8 है और बेटा जी राज्य आपके 28 है। 7 नहीं है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 7 वाले बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। आगे सुनिए, अब यह आपका सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ पे सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है। अब आगे सुनिए, जैसे यहाँ पे और कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो बेटा अन्य भाषा में लिखिएगा जयश्री, यहाँ पर बोली जाती है जयश्री। एक तो ये भाषा यहाँ पर बोली जाती है और एक बोली जाती है माहल। क्या बोली जाती है बेटा जी? माहल। ये 2 भाषाएं और हैं जो यहाँ पर बोली जाती हैं। और यहाँ की जो प्रमुख फसल है, यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है ये भी बता दो बेटा। मेन क्रॉप्स ऑफ लक्षद्वीप कौन सी है? यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है? सबसे ज्यादा किस चीज की फसल यहाँ पर होती है? मेन क्रॉप ऑफ लक्षद्वीप बताइए बेटा जल्दी से, क्या होगा बताइए जल्दी से। बच्चा कह रहा है राइस, बच्चा कह रहा है जौ,
बाजरा, सब सारी फसल उगा दोगे तुम अब लक्षद्वीप के अंदर। यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो है नारियल, लिख दीजिएगा नारियल है, ठीक है, नारियल है। उसके बाद में प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूँ कोंकणी कहां पर बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है। कन्नड़ कहां पर बोली जाती है, कर्नाटक में बोली जाती है, ठीक है। उसके अलावा बेटा मराठी कहां बोली जाती है, तो मैं मराठी फेमस है महाराष्ट्र की, और ये गोवा में भी कुछ जगह पर बोली जाती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 8वीं अनुसूची में आपकी बताइए जल्दी से, 8वीं अनुसूची में आपको बताना है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। आपको बताना है मूल संविधान में कितनी थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, जो कि आपकी बहुत बढ़िया, मैं मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सब आपको पता होना चाहिए 8th शेड्यूल के अंदर। अब जो 14 से 22 हुई हैं वो किस किस संशोधन के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या याद रखना है कि मैम 14 से जो 22 हुई हैं इन सब के संशोधन हमें पता होने चाहिए। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, ठीक। उसके बाद में बेटा जी अगर हम बात करते हैं तो 3 भाषाएं नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी एक साथ जोड़ी गई थी, और उसके लिए कौन सा संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और फिर उसके बाद में आपकी कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, संथाली, डोगरी और प्यारे बच्चे मैथिली और बोडो, और ये जोड़ी गई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको ओरल फॉर्म में बताऊंगी क्योंकि सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, और आप भी लिखते जाओ ताकि पता तो चले कि तैयारी कितनी हो रखी है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा जी यहाँ पर क्या लिखा है। शाबाश बच्चों, बहुत शानदार तरीके से आप लोग उत्तर कर रहे हो। जल्दी जल्दी आप मुझे बता दो, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन का संस्थापक था। तो बेटा जी उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे मैम उसका नाम है बंगारी मथाई, ठीक है। जिसने किसके लिए काम किया था, जिसने मैम जो हमारे वनो उन्मूलन है उसके लिए काम किया था, और उसके लिए उसने एक आंदोलन चलाया था। और वो आंदोलन कब चलाया था, तो इन्होंने बेटा, मैं एक प्लेन स्लाइड पे लिखती हूं, इन्होंने 1977 में, ठीक है, एक आंदोलन चलाया था इसके लिए, और उस आंदोलन का नाम लिख लीजिएगा जरा। आंदोलन को इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। कौन सा आंदोलन था बेटा, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। ये आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था वनोन्मूलन को रोकने के लिए, ठीक। आगे आ जाइए अगला। अब बात करते हैं कि इन्हें जो पुरस्कार मिला है, तो बेटा जी ये पुरस्कार इनको मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल इनको मिला था, कब मिला था बेटा, तो ये पुरस्कार इनको मिला था 2004 में, ठीक है। यह पुरस्कार लिखिएगा, यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली श्वेत महिला थी, पहली श्वेत महिला थी। अब आप मुझे बताएंगे इसी बात पर कि आप मुझे बताएंगे, चलिए आंसर करते जाइएगा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, किसकी याद में हुई थी, किसकी याद में, किन क्षेत्रों में दिया जाता है, किन क्षेत्रों में। चलो मुझे लगता है पहले इतना कर लेते हैं फिर भारत में आएंगे, है ना। तो बेटा जी स्थापना बिल्कुल सही है, 1900 में शुरुआत हुई थी, 1901 में। किसकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और बेटा किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप कहोगे कि मैम ये दिया जाता है भौतिकी के क्षेत्र में, ये दिया जाता है रसायन के क्षेत्र में, ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में,
ये दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये दिया जाता है मैम शांति के क्षेत्र में। ये आपका नोबेल पुरस्कार जो है इन क्षेत्रों में दिया जाता है। श्वेत महिला का मतलब है गोरी महिला। श्वेत क्या होता है? वाइट होता है श्वेत, है ना। आज तो तुमने वो वाली बात कर ली। चलो मैं तुम्हें एक बहुत हंसी की बात बताती हूँ, ठीक है? बताऊं, सुनना चाहते हो या फिर नहीं? कुछ बच्चे ऐसा भी बोलने लगते हैं कि नहीं मैम टाइम वेस्ट हो रहा है, मत बताओ। चलो छोड़, नहीं बताती, अब आगे सुनो। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की बेटा यहाँ पे आपसे मैंने बात करी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे प्यारे बच्चे आगे बात करती हूं तो आप मुझे ये बताएंगे कि सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं तो आप मुझे बताएंगे कि आपके फर्स्ट इंडियन, या हम कहें कि प्रथम एशिया, एशिया में भी फर्स्ट थे, तो वो कौन थे जिनको ये पुरस्कार मिला था? जिनको ये पुरस्कार मिला था बता दूं? चलो बता देती हूँ, थोड़ा सा तुम हंस लोगे। देखो मेरी ना एक मतलब मेरे पापा जी की एक चाची हैं, तो वो मेरी दादी लगती हैं। तो उनका जो पोता है उसका डांस कंपटीशन था, और डांस कंपटीशन में उसको पहनना था वाइट कलर का कुर्ता पजामा। जैसे बच्चे ने बोला ना श्वेत क्या होता है, तो उसको व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहनना था। अब वो जो दादी है वो पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो बच्चे ने कहा कि व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा चाहिए। उन्होंने सोचा कुछ कलरफुल सी चीज़ होगी, मतलब रंगीन कपड़े होंगे कुछ। अब वो दुकान पे चली गई, दुकान पे गई, वो भी मॉल में गई। अब मॉल में गई तो उसने पूछा शॉपकीपर ने कि भाई क्या चाहिए, कि भाई हमें कुर्ता पजामा चाहिए, कि किस कलर का चाहिए, कि वाइट कलर का चाहिए। बच्चे ने बोला, अब वो वाइट कुर्ता पजामा दिखा रहा है, तो वो पता है क्या बोल रही हैं, अरे वाइट चाहिए वाइट। तो वो बोला, अम्मा यही तो वाइट है, इसी को तो वाइट कहते हैं। कह रही ये वाइट कहाँ है, ये तो सफेद है। तो वही काम किसने कर दिया? इस बच्चे ने, कि श्वेत किसको कहते हैं। तो ये वाली चीज थी, ठीक है। मुझे एकदम वो वाली बात याद आ गई, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इंडियन आपके अगर हम बात करेंगे बेटा, या फर्स्ट एशिया में आपके प्रथम जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में मिला था बेटा जी, और ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, और बेटा इनकी एक बुक थी गीतांजलि, जिसके लिए इनको ये दिया गया था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए इनको मिला था, ठीक है। ये पूछा जाता है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि एक थी आपकी एक थे आपके क्या नाम है इनका, अरे मदर टेरेसा, हाँ मदर टेरेसा को बेटा दिया गया था। और आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो दिया गया था वो साहित्य के क्षेत्र में, और मदर टेरेसा जी को दिया गया था शांति के क्षेत्र में। तो ये बताओ कि मदर टेरेसा को कब दिया गया था? बहुत बढ़िया, मैं मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 में। एक नोबेल पुरस्कार दिया था बेटा 1930 में, और ये पुरस्कार दिया था रमन प्रभाव के लिए। तो बताना बेटा, और किस क्षेत्र में मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में। तो बता दो जल्दी से किसको मिला था? तो मैम सीवी रमन जी को मिला था, सीवी रमन साहब को मिला था। और बेटा आपको ये भी पता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जा चुका है। 1998 में अमर्त्य सेन को ये मिल चुका है, और इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो बेटा जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में इनको मिला है, ठीक। उसके बाद अगर बेटा मैं आपसे बात करती हूं तो 2014 में ये किस किस को मिला था ये आप बताओगे। और 2014 में बेटा ये मिला था शांति के लिए। तो दो पर्सनैलिटीज हैं, काफी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उनको एक साथ दिया गया था। एक का नाम क्या था बताइएगा, बताइए जल्दी से। मैम कैलाश सत्यार्थी जी को बचपन बचाओ के लिए, बिल्कुल सही है। और किसको मिला था बेटा इनके साथ में? कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था मैम। और हम कह सकते हैं मलाला यूसुफजाई को मिला था, मलाला यूसुफजाई, इन दोनों को बच्चे ये मिला था, ठीक है, मलाला यूसुफजाई। तो ये आपका नोबेल पुरस्कार और उससे संबंधित चीजें थी। स्थापना कब हुई, किस किस को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है 1909 में महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। किसने कहा था बेटा जी, बता दो जल्दी से। तो भैया महात्मा गांधी जी ने, और मैम इनकी बुक का नाम है हिंद स्वराज। इन्होंने और कौन सी बुक लिखी है? एक इन्होंने लिखी है सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग,
जो कि इनकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। और बेटा जी एक इन्होंने लिखी है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये भी इन्होंने लिखी है। एक इन्होंने लिखी है आपका जो है यंग इंडिया, ये भी इन्हीं की बुक है। ठीक है, ये सब इन्हीं की आपकी बता रही हूं मैं। तो आप कहोगे यंग इंडिया लिखी है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह लिखी है, सत्य के प्रयोग लिखी है, एक लिखा है इंडिया माय ड्रीम्स, एक कौन सी लिखी है, एक लिखी है इन्होंने इंडिया माय ड्रीम्स, ठीक है, इंडिया माय ड्रीम्स। और एक इन्होंने लिखी है बेटा ट्रस्टीशिप, ये भी इन्हीं की बुक है, ट्रस्टीशिप इन्होंने ही लिखी है। तो इंडिया माय ड्रीम्स हो गया, ट्रस्टीशिप हो गया, और एक और लिख लो गीता माता, ये भी इन्होंने ही लिखी है। ठीक है, गीता माता ये भी इन्होंने ही लिखी है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वही बात है, माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। मैंने हिंदी में लिख दिया, तुम इंग्लिश में बोल रहे हो। अब आ जाओ गांधी जी के बारे में क्या क्या पढ़ना है। बेटा आपको पढ़ना है गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन 1917 चंपारण आंदोलन के बारे में, कि इन्हें इसकी सूचना किसने दी थी, राजकुमार शुक्ल ने दी थी। कहां पर गए थे, तो बेटा जी आपको स्क्रीन पे क्या दिक्कत आ रही तुम्हें, आज स्क्रीन छोटी दिख रही है क्या, एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन छोटी तो नहीं है बेटा, सही है स्क्रीन तो, स्क्रीन में क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ, मैं फोन में चला के देख लेती हूँ, एक मिनट दो बस। सही तो आ रही है स्क्रीन, क्या दिक्कत हो गई बेटा, सब ठीक तो है, डेली तो इतना ही रहता है, परेशान रहते हो हमेशा, तुम्हारी जिंदगी के दुख खत्म ही नहीं होते, इतना दुख काहे है भैया, क्यों खत्म नहीं होता तुम्हारा ये दुख है। हाँ जाओ यहाँ पर। उसके बाद में आपको याद करना है बेटा, इसमें जो जो पढ़ना है 1918 का आपको याद करना है, अहमदाबाद आंदोलन के बारे में पढ़ना है, 1918 में ही खेड़ा आंदोलन के बारे में पढ़ना है, 1919 में बेटा खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में पढ़ना है, 1920 में बेटा जी शुरू हुआ था असहयोग सॉरी 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, इसको पढ़ना है। 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको पढ़ना है। ठीक है, सविनय अवज्ञा, ये कल का बता रही हूं टारगेट। और आपको पढ़ना है 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्योंकि भारत हमारा है, ये पढ़ लेना, ये आज का होमवर्क है। ठीक है, आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या लिखा है। कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, बताओ जल्दी से, कौन सा मुगल स्मारक आपका उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था और जिसे यूनेस्को में 1983 में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। और मैं आपको बता दूं कि वो क्या है आपका, तो मैम वो है ताजमहल। और ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। किसके लिए बनवाया था, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में, मुमताज महल की याद में मैम बनवाया था। अब हम इसको क्या कहते हैं कि ये एक प्रेम की निशानी है बेटा जी, ये मुमताज महल का मकबरा है, ये एक टॉम्ब है, मुमताज महल की कब्र कहा जाता है, इसके नीचे दबी हुई है। और आपका ये जो ताजमहल है ये कहां पर पड़ता है, आगरा यूपी के अंदर पड़ता है। और ये आपका सफेद संगमरमर से बना हुआ है, सफेद संगमरमर। इसी बात पे मुझे बता दो कि बेबी ताज किसे कहा जाता है, बेबी ताज बेटा बता दो किसे कहा जाता है। और अगर मैं आपसे बात करती हूं तो जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पे, पहले आंसर बता दो बेबी ताज किसे कहा जाता है, और ये भी बता देना कि ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहा जाता है। फूहड़ मतलब गंदी, ताजमहल की, ठीक है, ताजमहल की, एक मिनट बेटा बस एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट।
मैंने कहा ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहते हैं, मतलब गंदी नकल किसे कहते हैं, फूहड़ नकल। तो बेटा आप कहोगे बेबी ताज जो है वो कहा जाता है एतमा उद्दौला का मकबरा। एतमा उद्दौला का मकबरा जो किसने बनवाया था, जल्दी बताओ। एतमा उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में पिन करो। ताजमहल की फूहड़ नकल बेटा बीबी का मकबरा जो कहां पर बना हुआ है, तो मैम ये बना हुआ है औरंगाबाद के अंदर शंबाजी नगर में। और ये किसने बनवाया था, एतमा उद्दौला का मकबरा नूर जहां ने। और नूर जहां का असली नाम क्या था, तो नूर जहां का असली नाम था बेटा जी मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा। अब देखिए आगे सुनिए, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ये सब जानते हैं कि इसको डिजाइन करने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी थे, लेकिन इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो रूपरेखा तैयार करने वाले थे बेटा जी उस्ताद ईशा। उस्ताद ईशा ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। अगर मैं आपसे बात करती हूं कि आगरा का किला जैसे आपका किसने बनवाया, तो बेटा ये अकबर ने बनवाया। अगर मैं आपसे कहूं लाल किला, कल ही मैंने आपको बताया था कि शाहजहां ने बनवाया। और बेटा अगर मैं बात करूं हुमायूं टॉम्ब किसने बनवाया, तो हुमायूं की विधवा बेगम जिनका नाम है हमीदा बानो बेगम, ये इनकी पत्नी थी और इन्होंने अपने पति का मकबरा बनवाया है। लाल किला दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा बेटा दिल्ली के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अब जब मकबरों का सिलसिला चल पड़ा है तो मुझे जल्दी से बता दो शेर शाह का मकबरा कहां पर है, शेर शाह का मकबरा कहां पर है। बीबी का मकबरा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। अकबर का मकबरा कहां पर है, इसी बात पे और किसका लिखना है और किसका लिखें, और बता दो बाबर का मकबरा कहां पर है। हुमायूं का दिल्ली में हो चुका। बहादुर शाह जफर का कहां पर है, बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां पर है। उसके बाद आ सकता है शाहजहां का मकबरा कहां पर है, शाहजहां का कहां पर है। जहांगीर का मकबरा कहां पर है, औरंगजेब का मकबरा कहां पर है। तो इन सारे मकबरों का हम देख लेते हैं आंसर। बेटा अगर मैं बात करती हूं तो आपका शेर शाह का सासाराम बिहार के अंदर है, सासाराम बिहार में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। बाबर का मकबरा बेटा जी काबुल में देखने के लिए मिलता है। बहादुर शाह जफर का रंगून, रंगून कहाँ पड़ता है बेटा, म्यांमार में। मेरे पिया गए रंगून, सुनाए गाना, तो ये वही वाला रंगून है, म्यांमार में पड़ता है आपका रंगून। एंड टाइम पे ने भेज दिया था रंगून, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और बाबर का कहां पर है, तो मैम काबुल में। अब किसका बचा, शाहजहां का कहां पर है, तो बेटा शाहजहां का आगरा में है। उसके बाद में जहांगीर का कहां पर है, लाहौर में है। औरंगजेब का कहां पर है, तो मैम दौलताबाद में है। और दौलताबाद कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में है। हो गए सबके मकबरे देख लिए हमने, खत्म हो गए मकबरे। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है, भैया बहुत पूछा जाता है यक्षगान, जल्दी से बता दो जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, हंसते हंसते ही पढ़ना है क्योंकि हंसते हंसते ही कटते हैं रास्ते, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है बेटा कर्नाटक इस प्रश्न का। क्या आंसर आ रहा है बच्चों, तो आप कहोगे मैम कर्नाटक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और कौन कौन सा होता है, तो मैम यहाँ पे कुनीथा एक डांस होता है, एक यहाँ पे डोल्लू कुनीथा होता है। डोल्लू कुनीथा मैम कर्नाटक के अंदर ही होता है। और कौन सा होता है कर्नाटक में, भूत कोला यहीं पे होता है। वीर गासे यहीं पे होता है, ठीक है, वीर गासे ये भी कहाँ होता है, तो मैम ये भी कर्नाटक में होता है। अब आ जाओ असम, तो मैम यहाँ पे बड़ा फेमस है बिहू। असम के अंदर सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहू कहाँ पर होता है, ठीक है। झुमरू, देवधनी, झुमरू लिखिएगा, देवधनी लिखिएगा,
बागुरुम्बा लिखिएगा, देवधनी, और नेक्स्ट लिखिएगा बागुरुम्बा। ठीक, उसके बाद बेटा जी गुजरात, महाराष्ट्र, तो आप कहोगे मैम लावणी होता है, ठीक है, पोवाड़ा होता है, डिंडी होता है, और हम कह सकते हैं इसके अलावा आपका जो है कोली होता है। ये सब कहाँ होता है बच्चे? महाराष्ट्र में। कहाँ होता है बेटा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो अब बताओ, अभी तो नहीं हो रही, अब बताओ, अभी तो नहीं हो रही, अब तो नहीं हो रही बेटा, यहां से तो क्योंकि ठीक दिख रहा है। एक बार बताइए जल्दी से, अभी तो नहीं हो रही बफरिंग? यहां से तो सही दिखा रहा है, यहां से तो नहीं दिखा रहा बफरिंग। फिर से वही, बेटा नहीं हो रही है, देखो यहां पर हो रही है अंकित, रुक जाओ रुक जाओ, इतना बेटा अभी देखो, जल्दी से देखो, अब सही है, हो गया क्लियर? चलो फिर पढ़ लेते हैं, अगर ओके है तो चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। चलो आगे देखो, यहां पर आगे अगर हम बात करते हैं तो ये आपके क्या है, आपको मैंने बताया कि यक्षगान कहां पर होता है? कर्नाटक में। अब हम आगे चलते हैं बेटा और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाने जा रही हूं मैं। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहना शुरू कर देती है, और वो नदियां कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए जल्दी से। बेटा इंग्लिश में लिख नहीं सकते, टफ वर्ड्स को मैं इंग्लिश में बोलती जा रही हूं। ओके, बी सी और डी, बी सी और डी आंसर आ रहा है बेटा, डी होगा, डी, अर्ये बोलते हैं इसको। और ये अर्ये क्या होता है मैम? अर्ये क्या होता है बेटा? तो अर्ये को दूसरा नाम होता है अपकेंद्रीय प्रभा, अपकेंद्रीय प्रभा बेटा इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक नदी, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताएं जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहना शुरू कर देती है, तो उसे बोलते हैं आर्य या अपकेंद्रीय प्रभा। और प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, अमरकंटक से निकलने वाली नदी, अमरकंटक से निकलने वाली नदी, तो बेटा आपकी कौन कौन सी होती हैं? लिखना शुरू करो। एक होती है आपकी सोन, एक होती है आपकी नर्मदा। ये कहां से निकलती हैं? अमरकंटक से, और यहां से निकलकर ये क्या करती हैं? काफी सारी दिशाओं में बहना शुरू कर देती हैं। और एक और लिख सकते हो आप, महानदी, एक और लिख सकते हो बेटा जी, महानदी।
ठीक है, ये होता है इसका आंसर, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है, पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का कार्यालय कहां पर स्थित है? भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का कार्यालय कहां पर स्थित है? बताओ बच्चों। तो आप कह रहे हो चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलोर या फिर कुछ और। तो यहां आंसर आ रहा है बी कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर होगा नई दिल्ली। तो बिल्कुल बेटा, यूएनईपी फुल फॉर्म लिखी हुई है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये क्या है? तो बेटा ये संयुक्त राष्ट्र, जो आपका यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। अब इसी बात पर मुझे बताना, इस जो मैं प्रश्न आपसे पूछ रही हूं, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना बताइएगा बेटा, और बताइएगा कि ये जो आपका यूएनईपी है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर? बहुत बढ़िया मैम, स्थापना हुई थी 1972 में, और हेडक्वार्टर कहां पर है? केन्या, नैरोबी के अंदर। केन्या, नैरोबी, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, कुछ और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स और चीजों के बारे में बता देती हूं। जैसे एक तो आप मुझे बताओ, एक आपने सुना है ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, इसकी भी बताना स्थापना कब हुई थी, और इसका भी बताना हेडक्वार्टर कहां पर है। यूरोपियन यूनियन स्थापना बताना, और इसका हेडक्वार्टर भी मुझे बताना। ठीक, उसके बाद में बेटा एक होता है आपका ओपेक। ओपेक के बारे में नेक्स्ट बात करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बिल्कुल सही है, अगर आप यूरोपीय यूनियन कह रहे हो कि कब स्थापित हुआ था, 1 नवंबर 1993 को। और हेडक्वार्टर कहां पर है मैम? ब्रुसेल्स में है। हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में। बेटा मैंने यूरोपियन यूनियन लिखा है, यूरोपियन यूनियन लिखा है, ध्यान से पढ़ो मैंने क्या लिखा है। 1945 जो आप आंसर कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। उसके बाद आते हैं ओपेक। ओपेक क्या लिखिएगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्ट कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्ट कंपनी, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, सॉरी पेट्रोलियम, एक मिनट, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कंपनी नहीं कंट्रीज। अब बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना बताओ और हेडक्वार्टर, जल्दी से स्थापना बताओ और हेडक्वार्टर। फिर हम आएंगे सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन। आंसर कीजिए बेटा, इसकी स्थापना कब हुई थी ओपेक की? 1960 यहां पे आपका आंसर आ रहा है कि ओपेक की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? 1960 में बगदाद में, बगदाद में। ओहो, और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। उसके बाद में मैंने आपको लिखवाया है सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। बहुत पास में हो गया ना इसके, यहां से लिखते हैं द साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। बताओ अब जल्दी से, यहां पे आंसर आ रहा है
1985 स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? और बेटा जी आपको बताना है नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है या गंगा है, जल्दी से। नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, बहुत बढ़िया मैम, ब्रह्मपुत्र है। बताओ कहां से कहां तक है बेटा, ये भी बताओ कहां से कहां तक। तो आप कहोगे कि जो जलमार्ग 2 है वो मैम सदिया से धुबरी तक है, सदिया से धुबरी। और बेटा इसकी जो लंबाई है वो 891 किलोमीटर, क्या है इसकी लंबाई। राष्ट्रीय जलमार्ग आपसे पूछा है 2, तो फिर हमें 1 भी पता होना चाहिए। 1 बेटा आपका 1986 में बना, और ये है आपका 1 वाला, गंगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। गंगा इलाहाबाद से हल्दिया कहां पड़ता है बताओ, हल्दिया तक। और इसकी जो लंबाई है वो है 1620 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर, और इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे 3 वाला, ये बेटा जी 1993 में, और ये कहां से कहां तक है, तो कोट्टापुरम से कोल्लम तक। कोट्टापुरम से कहां तक है, तो आप कहेंगे, ध्यान रखना ये आपके जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनसे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एक बार बन चुका है। तो कोट्टापुरम से कोल्लम तक है, और इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। जी हाँ, कोट्टापुरम आपका केरल में पड़ता है। 4 की बात करूंगी तो 2008 में, और ये है बेटा काकीनाडा से मरक नामक, काकीनाडा से इसकी स्टार्टिंग होती है आपका 4 वाले का 2008 में, और मरक्कानम में है, क्या है मरक्कानम, और इसकी लंबाई कितनी है 1095 किलोमीटर, 1095 किलोमीटर। उसके बाद में बेटा 5वां भी 2008 में, जो कि आप कहोगे कि मैम तलचर, धमरा, धमरा, काकीनाडा नहर, काकीनाडा नहर, यानी कि आप कह सकते हो ओडिशा से, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और इसकी जो लंबाई है वो है 623 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो है आपका 623 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है, बताओ। आंसर आ रहा है बी और डी और सी और ए, चारों ही आंसर आ चुके। तो बेटा रक्षा मंत्रा सॉरी बच्चों, तो बेटा इसका आंसर होगा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। यहां क्या लिखा है बेटा, आपके 3 तरह के मंत्री होते हैं, कौन कौन से? तो मैम एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, और एक होते हैं उपमंत्री, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब इसमें पूछा है कि कैबिनेट मंत्री कौन से हैं, तो बेटा कैबिनेट में केवल शामिल होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री। और बेटा कैबिनेट स्तर का मतलब है ऐसे मंत्री जिनके पास खुद के मंत्रालय होते हैं,
जिनके पास खुद के मिनिस्ट्री होते हैं, जैसे कानून और न्याय मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब आपको ध्यान रखना है। और इसी बात पर मुझे ये बता दो कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, मंत्रियों की संख्या। और ये आपको मुझे बताना है कि भैया केंद्र में कितनी होती है और राज्य में कितनी होती है। पूरा आंसर बताना, किसका कितना प्रतिशत। तो यहां कहोगे लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% मैक्सिमम, और यहां पे विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। और ये वाला जो आपका प्रोविजन किया गया है, ये बता दो किस संशोधन के द्वारा किया गया है, किस संशोधन के द्वारा। ये तीनों कैटेगरी आपकी सेंटर में भी होती हैं और ये तीनों कैटेगरी आपकी स्टेट में भी होती हैं। तो कौन सा संशोधन है बेटा, बता दो, सही सही बताना, मुझे पता नहीं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। पूरा डेट के साथ बताया करो, आधी अधूरी चीजें मत बताओ, बताओ जल्दी से, पूरा डेट के साथ बताया करो, जल्दी जल्दी बताओ। अरे फिर अधूरा ही बता रहे हो। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 होगा मैम। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, जिसने पूरा आंसर किया है। ठीक, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, देश भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 21-5-21 में डैश किलोमीटर के राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। FY का मतलब क्या है यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक। एक पेपर में बस यही पूछा गया था कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। और ये जो लक्ष्य रखा गया था, ये कितना रखा गया था, तो बेटा 15,000 का लक्ष्य रखा गया था। सी आंसर यहां पर हो जाएगा। अब देखो केंद्र सरकार ने क्या चला रखा है, केंद्र सरकार ने 2 योजनाएं चला रखी हैं। एक तो आपको पता होगा कि आपका भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय, ये किसने चला रखी है योजना, केंद्र सरकार ने, सॉरी भारतमाला योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो राष्ट्रीय राजमार्गों तथा भारतमाला योजना जो है वो किसके लिए चलाई गई है, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए है। और एक चला रखी है सागरमाला परियोजना, योजना कहें या इसकी जगह परियोजना लिख देना, परियोजना। ये किसके लिए चला रखे, ये आप बताओगे। सागरमाला परियोजना किसके लिए है बेटा, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए तो चला रखी है भारतमाला। आप मुझे बताओगे सागरमाला किसके लिए चला रखी है, किसके लिए, तो आप कहोगे कि मैम ये चला रखी है जलमार्गों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए। बंदरगाह मतलब पोर्ट, बंदरगाह के विकास के लिए। बेटा जल्दी क्या मैं बताओ एरोप्लेन बन जाऊं, जल्दी क्या एरोप्लेन बन जाऊं क्या, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है, इसमें यह पूछा गया है, बताइए जल्दी से। कौन सा नहीं है, तो बेटा जी आयुष, जो बच्चे बोल रहे हैं आयुष योजना, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें पूछा है सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। और बेटा इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में। और किसने की थी इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत की थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। और कब हुई थी, तो सितंबर 2014 में। अब ऊपर दे रखा है अन्नपूर्णा योजना, तो बेटा ये हुई थी 2000 से लेकर और 2001 के बीच में।
उसके बाद में आपका दे रखा है इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, ये शुरू हुई थी 1995 में। फिर दे रखा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 से 2010 के बीच में। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट क्लब की प्रथम भारतीय क्रिकेट द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी, बताइए। कब हुई थी बताइए। जो बच्चे बोल रहे हैं 1792 वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब सुन लेना बात, अब आंसर आपको बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना क्रिकेट क्लब तो बोलना 1787 में बना था ये, 1787 में ये आपका द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना, ये सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। और अगर हम बात करने जा रहे हैं तो वो उसका नाम क्या है, लेबोन क्रिकेट क्लब, लेबोन क्रिकेट क्लब, ये आपका सबसे पुराना है। और भारतीयों द्वारा स्थापित पहला क्रिकेट क्लब कौन सा था, भारतीयों द्वारा स्थापित पहला क्रिकेट क्लब, कलकत्ता वाले का तो ये आंसर हो गया। भारतीयों द्वारा स्थापित पहला क्रिकेट क्लब, बताओ बेटा क्या नाम था। और ये आपको मैं बता दूं किसने किया था, पारसी समुदाय द्वारा स्थापित हुआ था। पारसी समुदाय द्वारा 1848 में, डेट भी बता दी पर उसका नाम बताओ। डेट भी मैंने बता दी, 1848 में स्थापित हुआ था भारतीयों द्वारा। और ये आपका मुंबई में स्थापित किया गया था, इसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। क्या नाम था, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। और ये हुआ था बेटा जी मुंबई में, ये हुआ था मुंबई में। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष डैश में नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। टीबी यहाँ पे मैं देखने वाले टीबी की बात नहीं कर रही हूँ। टीबी जो एक डिसीज होती है, कहीं आप सोचो कौन सी टीबी जो हम घर में देखते हैं, जी नहीं, टीबी एक डिसीज। यहाँ पे आंसर आ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैम ए। और बेटा जी आपको बता दूं कि WHO ने इसको खत्म करने का क्या लक्ष्य रखा है, इसको मतलब WHO ने टीबी मुक्त के लिए कौन सा वर्ष निर्धारित किया है, तो आप कहोगे 2030। और भारत ने कब तक का लक्ष्य रखा था, भारत ने लक्ष्य रखा था 2025 तक का। तो WHO ने विश्व को टीबी मुक्त बनाने के लिए, WHO किसके लिए काम करता है, विश्व के लिए, तो ये विश्व में करेगा। तो इसने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक, और भारत ने क्या लक्ष्य रखा था, 2025 तक। अब इसी बात पे बता दो, विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व टीबी दिवस, कुछ भी आप बोल सकते हो, विश्व क्षय रोग दिवस या आप बोल सकते हो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, इसमें ये भी तो हमें पता होना चाहिए। आंसर आना शुरू हो गया है कि मैम इसका आंसर हो जाएगा 24 मार्च। क्या आंसर होगा, 24 मार्च। आगे आइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने परिषद में राजनीति में वापसी के लिए बहस हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था, और आपको बताना है कब किया था और ये भी बताना है कहां किया था। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। स्वराज पार्टी जिसका लक्ष्य था कि परिषद में जो इलेक्शंस होने वाले थे परिषदों के, उनमें भागीदारी करना, और ये कब बनी थी बेटा जी, 1923 में इसका गठन हुआ था। कहां पर, तो मैम इसको पहले कहते थे इलाहाबाद, लेकिन आज हम इसको कहते हैं प्रयागराज, यहां पर हुआ था। और इसमें मोतीलाल नेहरू जी के साथ थे CR दास जी जो कि इस पार्टी के अध्यक्ष थे। और मोतीलाल नेहरू जी कौन थे, तो बेटा जी वो इसमें महासचिव थे।
तो इन दोनों की पोस्ट को भी कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि इस पार्टी के अंदर अध्यक्ष कौन था और महासचिव कौन थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यही बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यही थे। ठीक है, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या किया था? लाहौर अधिवेशन में मैम पूर्ण स्वराज की मांग की थी और यही इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, एससी बोस बेटा इनका संबंध INA से है। और प्यारे बच्चे, एससी बोस ने 1939 में क्या बनाया था? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने बनाया था। और आपके एससी बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1938 और बेटा 1939। 1938 में आपके हरिपुरा में और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में ये चुने गए, लेकिन इन्होंने 1939 में त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद इसके बाद जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। अगला क्वेश्चन, केरल के ताली परंबा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस मंदिर की एक विशेषता है कि इसमें ध्वज दंड नहीं है। तो बेटा जी वो मंदिर कौन सा है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो बेटा यहाँ पे बच्चा आंसर कर रहा है, जो बच्चा कह रहा है राज राजेश्वर मंदिर, वो बिल्कुल सही कह रहा है। और ये बेटा जी कैसा मंदिर है? तो मैम ये एक शिव मंदिर है। आप मुझे बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था और बेटा ये कहाँ पर है? दोनों क्वेश्चन के आंसर बताओ। निर्माण किसने करवाया था और ये कहां पर है? राज प्रथम ने, बहुत बढ़िया, राज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कहां पर है, किस जगह पर है? जगह का भी नाम आप ही से चाहिए मुझे। सबरीमाला मंदिर नहीं है, सबरीमाला अलग है, वहां पे तो महिलाओं को प्रवेश की अनुमति ही नहीं थी। बिल्कुल सही है मैम, ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में कहां पर? तंजावुर या तंजौर आप कह सकते हो, तंजावुर या तंजौर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी बेटा क्या करता है, पूछता है। निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए, काला पानी के नाम से किसको जाना जाता है? और यहां पर क्या था, आप कह सकते हो कि ये आपका अंडमान आइलैंड, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अंडमान आइलैंड आपका कहां पर है? तो मैम बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ पे बेटा जो जनसंख्या घनत्व है यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बता दो, जो कि आपकी यूनियन टेरिटरीज में सबसे कम है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है, बता दो कितनी है। और अगर मैं अंडमान की बात करती हूं तो अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में स्थित, अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेल्यूलर जेल है ये, सेल्यूलर जेल। ठीक है, और बेटा यहाँ पे क्या होता था, ब्रिटिश समय पर यहाँ पे काला पानी की सजा देकर भेजा जाता था। बिल्कुल सही है मैम, 46 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे आपका जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करती हूँ कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, तो बेटा ये गुजरात में है। लक्षद्वीप को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने का आदेश देती है। क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है और उस रिट को हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, जिसमें व्यक्ति की गलत गिरफ्तारी होने पर कोर्ट उसको छोड़ने का आदेश देता है। और ध्यान रखिएगा कि पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के पास लेकर जाए। और बेटा जी आपकी 5 तरह की रिट होती हैं। एक रिट इसमें लिखी हुई नहीं है, प्रतिषेध, जिसे कहते हैं प्रोहिबिशन रिट, और ये रिट आपका सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। और यही रिट आपकी जारी की जाती है
हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 यानी रिट जारी करने का अधिकार दोनों कोर्ट के पास है, जिसमें से प्रतिषेध रिट का मतलब होता है कि जब कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करता है तो कोर्ट उसको रोकता है इस रिट को जारी करके। परमादेश रिट का मतलब होता है, ध्यान रखना जी, पूजा अभी चेक करती हूं। परमादेश रिट का मतलब होता है कि ऐसी रिट जिसमें सरकारी अधिकारियों को कोर्ट के द्वारा आदेश दिए जाते हैं कि आप अपने काम को करो। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं कि जो तुम्हारा काम है वो तुम्हें करना पड़ेगा। और क्यो वारंटो रिट का मतलब होता है जब आप किसी पद को अवैधानिक तरीके से, मतलब सार्वजनिक पद को, जब आप किसी भी सार्वजनिक पद को अवैधानिक तरीके से होल्ड करते हो, इलीगल तरीके से होल्ड करते हो, तो पूछा जाता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या प्राधिकार है कि आप इस पद पर बैठे हैं। और उत्प्रेषण रिट का मतलब होता है जब कोई केस गलती से सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जाता है तो सीनियर कोर्ट उस केस को इस रिट को जारी करके अपने पास मंगवा सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो गया इसमें? क्या हो गया इसमें बेटा? इसमें ए ही आंसर होगा। सबरीमाला मंदिर इसमें आंसर नहीं होगा, आंसर ए ही होगा बेटा, ए। राजराजेश्वर मंदिर, यही आंसर भी दिया गया है। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? जल्दी से, अब इसमें हम बाकी देख लेते हैं। जैसे हॉकी, तो बेटा ये आपका यूपी का है, यूपी का है। उसके बाद में हरियाणा, इसका कुश्ती है, हरियाणा का कुश्ती है, आंसर है ए, अगर आपने आंसर किया होगा। ठीक है, उत्तराखंड का क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड का आपका हो गया कि मैम फुटबॉल हो जाएगा। उत्तराखंड का क्या हो जाएगा? फुटबॉल। कुछ और राज्यों के देख लो, जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूं बिहार, तो बिहार का बेटा कबड्डी हो जाएगा, कबड्डी। असम का धोप खेल हो जाएगा, असम का धोप खेल। महाराष्ट्र का दही हांडी, जो जन्माष्टमी के अवसर पर आपका किया जाता है, दही हांडी। दही हांडी ये कहाँ का है बेटा? तो ये महाराष्ट्र का है। उसके बाद में बेटा अगर हम बात करते हैं कर्नाटक का, तो कर्नाटक का हॉकी है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का, तो इसका वॉलीबॉल है। ठीक है, वॉलीबॉल इसका यहाँ पे है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश का वॉलीबॉल है। गुजरात का बेटा जी, गुजरात का लिखिएगा क्रिकेट है, गुजरात का क्या है? क्रिकेट। गोवा का क्या है? तो फुटबॉल। गोवा का क्या है बेटा? तो आप कहोगे फुटबॉल। ये आपके कुछ राज्य और उनके गेम्स मैंने बताए हैं, तो आप इस तरीके से और भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा अगला, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? इसी बात पर बताइएगा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से शुरू और किस पर खत्म होते हैं, कहां से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों की मूल संविधान में संख्या कितनी थी, वर्तमान में संख्या कितनी है? तो मैम इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा डी। व्यवसाय का अधिकार, ये आपको बोल रहा है गारंटी नहीं देता, तो व्यवसाय के अधिकार की गारंटी नहीं देता। आप कहोगे मैम कोई भी व्यवसाय या व्यापार कर सकते हैं, तो आप खुद से कर सकते हो। फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता देता है कि आप करने के लिए फ्री हो। आप किस पार्ट में हैं? तो मैम पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक हैं, और इन्हें हमने यूएसए के संविधान से लिया है। मूल संविधान में संख्या 7 और वर्तमान में 6 थी। कौन सा हटाया गया? तो बेटा संपत्ति का अधिकार, ये आपका यहां से क्या किया गया? आप बताओगे जल्दी से, किस संशोधन के द्वारा इसे रिमूव किया गया? और ये कहां कहां था? तो ये आर्टिकल 31 में और आर्टिकल 19 के 1 के F में, इन दोनों जगह पर था जहां से इसे रिमूव किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और बेटा आज ये आपका वर्तमान में एक वैधानिक अधिकार यानी कि एक लीगल राइट है, वैधानिक अधिकार है। और बच्चा ये वैधानिक अधिकार
आर्टिकल 300 के आपके कैपिटल ए में है और संविधान के पार्ट 12 में है, यानी भाग 12 में। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपका स्वाधीनता का अधिकार 19 से 22 है, धार्मिक आपका 25 से 28 है, समानता आपका 14 से 18 है। 23 और 24 में बेटा, जो 23 और 24 हैं, इसमें है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध आप अधिकार खुद लिख लेंगे। उसके बाद बच्चे 25 से 28 बता दिया। 29 और 30 में है बेटा जी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। ठीक है बच्चा, और आपका आर्टिकल 31 भी मैंने आपको बता दिया, और एक है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा है संविधान की हृदय और आत्मा, यानी कि आपका हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपको सब ध्यान रखना है। जी हाँ, अगेंस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आपका आर्टिकल 23 और 24 में है। निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किसने नहीं की। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं की थी। बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो दादा भाई नौरोजी ने तो 3 बार की थी। पहली बार 1886 में, 1893 में और बेटा जी 1906 में। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये पूछा जाता है। इनकी बेटा एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इन्होंने ही लिखी है। और बेटा आपको मैं बता दूं कि दादा भाई नौरोजी ने ही निकाला था पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय, और इसकी गणना इन्होंने 1867 से 68 के बीच में, और कितनी बताई थी? 20 रुपए। हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी जो ब्रिटिश संसद का निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जो लिबरल पार्टी से चुने गए थे। और आपको आपको बताना है कब चुने गए थे, मतलब किस समय पर ये हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य बने थे। बहुत बढ़िया शैडो, मैम 1892 में चुने गए थे। वेरी गुड, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया है। उसके बाद में सरोजनी नायडू बेटा, ये थी आपकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी फर्स्ट इंडियन, जो कि आपकी बनी थी 1925 में और बेटा जी कानपुर अधिवेशन में। और अगर पूछा जाए केवल पहली महिला, तो आप लिखोगे 1917 में, और बेटा ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। और बेटा जी इसमें बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, बल्कि ये एक आयरन लेडी थी, मतलब आयरिश महिला थी। आयरन का मतलब लोहा मत समझ लेना, आयरिश लेडी थी ये। और आपकी इसीलिए कहा जाता है कि ये पहली महिला, और पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, जो कि आपकी पहली महिला गवर्नर भी, या पहली महिला गवर्नर कहाँ की बनी थी? यूपी की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भैया पूरी लिस्ट तुम्हें बनाकर दे रखी है। तो मैम या तो ऑप्शन में होता है यूएसएसआर, या ऑप्शन में होता है रशिया। और इसी रशिया से हमने क्या लिए हैं? प्रस्तावना के अंदर जो 3 न्याय हैं वो लिए हैं। रशिया से ही हमने क्या लिए हैं? मूल कर्तव्य को लिया है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को। और आपका पूरा लिस्टिंग एंड में लगा हुआ है, तो आप उसको बेटा पढ़ लेंगे। साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया है। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान के भाग 20 में है। आयरलैंड से डीपीएसपी को लिया है, समवर्ती सूची को लिया है, और भी काफी चीजें ली हैं। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन हर शिफ्ट में मैं देख रही हूं आपका पूछा गया है। बिल्कुल, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। कल मैंने इसको पूरा डिस्कस किया था, इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने इसमें आपके स्टेबल होते हैं, कितने इसमें आपके जो हैं गैर स्थायी होते हैं, गैर स्थायी, और उनका गैर स्थायी का कार्यकाल कितना होता है। और मैम आपने बताया था कि कनाडा इसमें नहीं होगा, आपने रशिया बताया था, फ्रांस, चाइना, और उसके अलावा आपने बताया था अमेरिका होता है, और उसके अलावा आपने बताया था ब्रिटेन होता है। इसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कहने का मतलब है कि क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं? बिल्कुल, भाषा के परिवर्तन के साथ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, आ जाइए बेटा जी, अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में 1 से अधिक सीट है? किस राज्य में 1 से अधिक सीट है? क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है ना वहां पे सब में एक ही है, बस एक ही इसमें ऐसा ऑप्शन है जिसमें बेटा आपकी जो है 1 से ज्यादा सीटें हैं। तो वो राज्य है बेटा आपका मिजोरम। मिजोरम। अगर मैं बात करती हूं लोकसभा की, तो बेटा जी लोकसभा है आपका आर्टिकल 81 के अंदर, और ये क्या होता है? आपकी संसद का निम्न सदन है, और इसी को कहते हैं प्रसिद्ध सदन। यही होता है जनता का सदन। आप सदन खुद लगा लेंगे, क्यों? क्योंकि मैम लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 या 18 वर्ष से ज्यादा है और वो भारत का नागरिक है, वो क्या कर सकता है? इस लोकसभा के इलेक्शन में वोट दे सकता है। और लोकसभा की जब हम बात करेंगे तो इसमें सीट कितनी हैं? तो मैम इसमें सीट आपकी जो है 545 हैं, लेकिन इसमें सदस्य कितने हैं? तो वो बेटा जी 543 हैं, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन थे, 2 एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय, इनको कर दिया गया है रिमूव, और इसके लिए 104वां संविधान संशोधन 2019 किया गया। तो मैम सीटें कम नहीं हुई, क्योंकि बेटा सीटें तो फिक्स्ड हैं, सीटें निश्चित हैं 1971 की जनगणना के आधार पर, और इसके लिए किया गया था 84वां संविधान संशोधन 2001, और इन सीटों को कर दिया गया फिक्स। तो कमी किस में होगी? सदस्यों में होगी। ठीक है, कभी किस में होगी? सदस्यों में। और बेटा लोकसभा के लिए सबसे ज्यादा सीट कहां पर है? सबसे ज्यादा यूपी में है, 80 सीट है। तो इसका कोई सॉल्यूशन किया आपने? जी हाँ बेटा, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूं, और देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है ये आपकी लोकसभा में सीटों का आवंटन। ये पूरी लिस्ट आपको दे दी है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आपके यहाँ पर, और लोकसभा में SC ST के लिए रिजर्वेशन भी है। बेटा कल मैं आगे की बात करूंगी, अब मैं आपका इतना ही क्वेश्चन करवा पाऊंगी, कोई बात नहीं है, डिटेल हमने कर ली है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की क्लास है, बिल्कुल आप करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे। अब मैं यहीं पे अपनी क्लास को विराम देती हूँ, कल मिलेंगे सेम टाइम पर, और लोकसभा वाले क्वेश्चन से ही शुरू करूंगी, क्योंकि इसमें मुझे अभी और भी बहुत सारी चीजें बतानी हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।